बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को 5 सफ़ात और 7 नकात पर मुश्तमिल जवाबी खत। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली की तहलील कर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि आपका खत एक यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे हल्फ के मामले में भी आप आईनी फर्ज निभाने में नाकाम हुए। मजीद जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत, खत में मजीद क्या कहा गया है, बताइएगा। सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 24 मार्च को एक खत लिखा था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उस खत का आज जवाब दे दिया है जो 5 सफ़ात और 7 नकात पर मुश्तमिल है। इस खत को जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो सदर मुमकिन को हद से तनकीद बनाते हुए कहा है कि आपका खत दर हकीकत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है और आपका खत यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है, जिसका आप खुलम खुला इजहार करते हैं। आपका सदर जो की हैसियत से जो जिम्मेदारियां आप इस आईनी मनसब के आईनादार नहीं रहे, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली तहलील करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। खत में मजीद कहा गया कि कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दे दिया। आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे हल्फ के मामले पे भी आप आईनी फर्ज निभाने में नाकाम रहे। कई मौक़ों पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। मैंने आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पूरी कोशिश की। आपने खत में जो लबो लहजा इस्तेमाल किया है, इसलिए उसका जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। उन्होंने जो सदर मुमकिन की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के कुछ हवाले दिए गए थे, उसका भी भरपूर जवाब दिया और कहा कि आइन के आर्टिकल 10A और 4 के तहत आइन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ उन तमाम अफराद को दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने रियासती अमलदारी के लिए कानून और अमन अमान के नफाज के लिए मतलूबा ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के दौर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई थी उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई और जो सदर मुमकिन ने 2 असेंबलियों के हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हक़ के हवाले से इंतखाबात की तारीख दी, इसके हवाले से भी इस खत में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आपका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया। आपने 2 सूबों में बदनीति पर मबनी असेंबलियों के तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक इज़हार न की। आपने चेयरमैन PTI के अना और तकब्बर की तस्लीम के लिए सब कुछ किया और सूबाई असम्बलियाँ किसी आईनी और कानूनी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गई। आपने ये भी ना सोचा कि 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन कराने से मुल्क जो है वो आईनी बहरान में गिरफ्तार हो जाएगा। आपने आइन के आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत शफाफ, आजादाना और गैर जामिया इंतखाबात के तकाजे को भी फरामोश कर दिया। आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जो नहायत अफसोसनाक है। इस खत में सदर मुमलिकत को उनकी जो उनका दायरा इख्तियार है, इसके हवाले से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सदर मुमलिकत को ये जानना चाहिए कि उसके जो इख्तियारात हैं वो सदर को मुत्तला रखने की हद तक इसका इतलाक है, न ज्यादा न इससे कम। वफाकी हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करने में वज़ीर-ए-आज़म सदर की मुशावरत का पाबंद नहीं और सदर और मैं और वफाकी हुकूमत आइन के तहत अपनी पूरी जिम्मेदारियों से आगाह आइन की मुकम्मल पासदानी और दफा के अहद पर कारबंद है। आइन में दर्ज हर शहरी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। इस मौका पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो इंतखाब की 8 अक्टूबर को तारीख का ऐलान किया गया है, इसकी भी खाते में जो है मुकम्मल तौर पर दिफा किया गया और कहा गया है कि मुतल्लिका सूबाई अदारों ने जो इतलात इलेक्शन कमीशन को मुहैया की थी, इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन इलेक्शन कमीशन को सौंपी और इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि शफाफ व आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 218(3) के तहत साजगार माहौल मौजूद है या नहीं। और उन्होंने कहा कि सदर ने अपने खाते में साबिक वफाकी हुकूमत के वज़रा के जो जा रहे हैं ना रवैये और अंदाजे बयान उस पर भी एतराज नहीं किया और साबिक हुकूमत के वज़रा मुसलसल इलेक्शन कमीशन के इख्तियार और साख पर हमले कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 15(5) के सदर की तशरीह दुरुस्त नहीं है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुशावरत की आपने बात दुरुस्त नहीं की। आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के तहत सदर काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। ठीक है लियाकत अंसारी, आप साथ ही रहेगा। जावेद हुसैन के पास जाएंगे। जावेद, 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत है और बहुत सी चीज़ें जिसे प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत है जिसमें 8 नुकात शामिल किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिखा है और जिसमें बुनियादी जो चीज़ है उसमें जो इलेक्शन से मुतालिक एक
بات کی جا رہی ہے کہ اس کے انعقاد پر جو ہے وہ آئین شکنی کی جا رہی ہے انعقاد نہ کر کے، تو اس پر وزیر اعظم نے جواب میں یہ کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کی شق 15(5) ہی کی صدر کی تشریح درست نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت کی آپ کی بات درست نہیں ہے، اور آئین کے آرٹیکل 48 کلاز 1 کے تحت صدر کابینہ یا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے صدر مملکت کو کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے، اور حکومت پرعزم ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے ریاست پاکستان کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مختلف کلازز ہیں جس کا ذکر وزیر اعظم نے خط میں کیا ہے، اور اپنے حلف سے لے کر جو اب تک صدر مملکت کا جو ایک کنڈکٹ رہا ہے اس سے متعلق انہوں نے اپنے خط میں اس کی ریفلیکشن دی ہے، منکشف کیا ہے ان تمام چیزوں کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر جو ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پر جو ہے وہ اپنے رد عمل دے رہے ہیں، نہ کہ مملکت کے امور جو ہیں ان کو نظر انداز ہو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر کو مطلع رکھنے کی حد تک اس کا اطلاق ہے، نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ آرٹیکل 48 سے متعلق کلاز 1 سے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے، اور وفاقی حکومت کے انتظامی اختیار کو استعمال کرنے میں وزیر اعظم صدر کی مشاورت کا پابند نہیں ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے صدر کو کہا ہے اور کہا ہے کہ جناب صدر، میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور آئین کی مکمل پاسبانی اور دفاع کے عہد پر جو ہے وہ کاربند ہے، جس پر اعتراض صدر مملکت کے جانب سے اٹھایا گیا تھا کہ آئین کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم نہ صدر سے مشاورت کرتے ہیں اور اپنے امور جو ہیں اس پہ کسی قسم کی مشاورت کے بغیر وہ اپنے فیصلے لے رہے ہیں، تو اس سے متعلق ہی انہوں نے جواب دیا ہے۔ تمام تر اعتراضات جو کہ صدر مملکت نے صدر وزیر اعظم سے اٹھائے تھے اس کے جواب میں یہ خط لکھا گیا ہے، تقریباً 5 صفحات ہیں اور 8 نکات ہیں، جس میں تمام آئینی شقوں اور تمام سابقہ جو حوالہ جات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ جاوید حسین اور لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا وزیر اعظم شہباز شریف کے خط پر رد عمل سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنے خط میں شہباز شریف کو آئین پر عمل کرنے کا مشورہ دیا تھا، ظاہر ہے یہ بات ان کو تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہی نظر آئے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ اسمبلی توڑنے اور نئے الیکشن میں جانے کا اقدام ہوتا تو ہم مستحکم جمہوریت میں ہوتے۔ فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور اپنے رد عمل میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر مملکت نے وزیر اعظم کو جو خط لکھا تھا اس خط میں شہباز شریف کو آئین پر عمل کرنے کا مشورہ دیا تھا، لہٰذا ظاہر ہے کہ یہ بات ان کو تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہی نظر آئے گی۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ اسمبلی توڑنے اور نئی الیکشن میں جانے کا اقدام ہوتا تو ہم مستحکم جمہوریت ہوتے۔ فواد چودھری کی جانب سے رد عمل میں ٹویٹ کیا گیا ہے اور ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہی خط دکھائی دے گا۔ ایسے میں ان کی جانب سے تنقید کی گئی ہے، کہا کہ ہم اس طرح کی جمہوریت میں نہیں ہیں، اگر عمل ہوتا تو ہم اچھی جمہوریت میں ہوتے۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ عمران خان پاکستانیوں کو ابدی غلامی کی زنجیریں پہنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں گمراہی اور نفرت پھیلانے کے لیے فورن فنڈنگ کے بل پر زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ ٹویٹ میں خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو کپتانی واپس نہیں ملے گی۔ عمران حکومت نے اپنی نالائکی سے پاکستانیوں کو غیر ملکی قرضوں کے ریکارڈ بوجھ تلے دبا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا سابقہ منظور نظر عمران نیازی اب اینٹی پاکستان طاقتوں کے محرک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی خفیہ فورن فنڈنگ پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ اقتدار کے لیے فاشسٹ عمران شیاطین سے بھی اتحاد کر لیتا ہے۔ فورن فنڈڈ فتنے کا راستہ روکا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا۔ عمران خان نے انتخابی امور کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کر دیا ہے۔ الیکشن سیل بھرپور انداز سے انتخابی امور سے پارٹی قیادت اور امیدواروں کو آگاہ رکھے۔ عمران خان کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے، آئین کے مطابق انتخابات ہو کر رہیں گے، حکمرانوں کو اس سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، حکمرانوں کو آئین سے انحراف کر کے انتخابی عمل سبوتاج کرنے کے خلاف آئینی، قانونی اور سیاسی محاذ پر جدوجہد کریں گے۔ عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر سے یہ واضح کیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے انتخابی امور کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کر دیا ہے۔ الیکشن سیل بھرپور انداز سے انتخابی امور سے پارٹی قیادت اور تمام امیدواروں کو آگاہ رکھے۔ عمران خان کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، تو عمران خان مزید فرنٹ فٹ پہ جانے جا رہے ہیں۔
आज बिल्कुल गो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात की तारीख को मौखर करके 8 अक्टूबर कर दिया है, लेकिन इमरान खान ने इंतखाबी तैयारियां जारी रखने का फैसला किया और इंतखाबी महाज पर पार्टी को मुतहर्रिक रखने के लिए इंतखाबी अमूर के लिए पार्टी इलेक्शन सेल कायम कर दिया है। हुमायूं अख्तर को जो है वो पार्टी के इलेक्शन सेल का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया, जबकि इसमें तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के जो सेल में जो है वो मरकजी नायब सदर एजाज चौधरी, रियाज फतेहाना और राय अजीजुल्लाह को मेंबर नामजद किया गया है। पार्टी इलेक्शन सेल इंतखाबात के हवाले से तकनीकी अमूर देखेगा, वोटर लिस्टों, ब्लॉक कोड और दीगर तकनीकी मामलों पर उम्मीदवारों की मुआवनत करेगा। इलेक्शन सेल भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमूर से पार्टी की आदत और उम्मीदवारों को आगाह रखेगा। इस हवाले से इमरान खान का कहना है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात होकर रहेंगे और हुक्मरानों को इससे भागने नहीं देंगे। हुक्मरानों से आइन से नाराज करके इंतखाबी अमल सबूताज करने के खिलाफ आइनी, कानूनी और सियासी मुहाज पर जिद्दोजहद करेंगे। शुक्रिया आपका लियाकत। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि सऊदी अरब ने उधार तेल की सहूलत 8 माह में ही खत्म कर दी। यूएई मुंह नहीं लगा रहा, शदीद मौशी बहरान दरवाजे पर आ गया है। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा कि जो ये सोच रहे हैं कि हम ये ठीक कर लेंगे, वो मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। मुल्क ने आइन के साथ चलना है या बदमाशों के साथ, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी से नाआशना है, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस पर सूबे से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। मीनार पाकिस्तान का जलसा नाकाम करने के लिए थ्रेड अलर्ट जारी किया। इंटरनेट बंद और गिरफ्तारियां की गई। असल खौफ इमरान खान की मकबूलियत से है, बाकी सब बहाने हैं। IMF तो क्या, जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस से भी कुछ नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। सिंध के पंदा अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन जारी है। नवाब शाह में पोलिंग का अमल सुस्त रवैये का शिकार है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक। गुज़श्ता साल 26 जून को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में इंतखाबी निशान गलत प्रिंट होने की वजह से जो पोलिंग स्टेशन मुलतवी हो गए थे, आज उनकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रीपोलिंग का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह के इस्लामिया हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी और MQM के उम्मीदवार में सख्त तरीन मुकाबला मुतवक्का है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम को 5 बजे तक जारी रहेगी, लेकिन रमज़ान शरीफ होने की वजह से पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त है। ख़वातीन और मर्द पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ना होने के बराबर हैं। इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं जो अपना इंतखाबी अमल पूरा कर रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात की गई है। जी, मुल्तान में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतवक्का आमद के पेश नज़र डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजामात किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जान शेर खान से। जी, मुल्तान में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए 34 सेंटर्स बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड सबसे बड़ा सेंटर है जो यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। 70 काउंटर कायम किए गए हैं जहाँ पर शहरियों को टोकन फराहम किया जा रहा है और आगे जाके 10 किलो का आटा थैला जो है वो दिया जाता है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। आज कैसा इंतज़ाम है यहाँ? नहीं, माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है। मैं जब पहले भी 2 बार आया हूँ, मुझे नहीं मिला आटा, यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता था। आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ इंतज़ाम और काफ़ी खुला है और बहुत जल्दी मेरा टोकन आ गया, बहुत जल्दी पर्ची और मुझे हर चीज़ मिल गई। मैं आटा लेने जा रहा हूँ। जी, आज सिस्टम जो है इन्होंने फास्ट भी किया हुआ है, काउंटर्स भी बढ़ाए हुए हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से यहाँ पर शदीद रश होता था, काउंटर्स कम थे, 10 से 15 काउंटर काम कर रहे थे। आज 70 काउंटर हैं। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, टोकन ले रहे हैं और मुफ्त आटा जो है यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर अमला जो है उनकी ड्यूटियाँ जो हैं वो डबल कर दी गई हैं। जहाँ पर काउंटर्स जो हैं वो तकरीबन 70 हैं और डबल ड्यूटीज़ में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। यहाँ पर मुलाजमीन को बिठाया गया है। जी, तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। अमले की कमी की वजह से शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। मजीद अहवाल बताएंगे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, माह मुक़द्दस में शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुफ्त आटा पॉइंट्स जो कायम कर दिए गए हैं। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है आटे के हुसूल के लिए आ भी रही है और उन्हें आटा फराहम भी किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं कि लंबी लाइनों में लगकर इंतज़ार करने के बाद जो है इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है और रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान अक्सर शहरियों को ये कहकर वापस मोड़ दिया जाता है कि इनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते
जानते हैं कि आज वो आटा पॉइंट पर आई हैं तो उन्हें किन किन मसाइल का सामना है। 3-4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਹਿਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਲ ਕਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਢਿਮਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ। बरह रास्त आपको लाहौर लिए चले वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। धोखेबाजी ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को ख़तरा है, वो बेनकाब कहीं ना हो जाए। और एक शख्स है जिसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को तोड़ने, पार्लियामेंट को तोड़ने, आइन को तोड़ने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए। उसके बाद आलमी साजिश का बयानिया बनाया और आलमी साजिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से होती हुई शहबाज शरीफ तक पहुंची थोड़ी देर के लिए। पहले वो जो गवर्नमेंट थी वो पहले आलमी साजिश अमेरिका पे गई, फिर वो बाजवा साहब पे आई, लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने की ऑफ़र की गई बंद कमरे में। उसके बाद साइफ़र आ गया, कागज़ लहराया कि जी ये मुल्क के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो गई है। अच्छा जी, आलमी साजिश हो गई। कल्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई, सोशल मीडिया ट्रोल्स ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई। और इन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट का जो गिरोह बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने ट्वीट करनी शुरू कर दी कि हुकूमत इम्पोर्टेड आ गई है। वही हुकूमत, वही अमरीकी साजिश, वही आलमी साजिश शहबाज शरीफ साहब से होती हुई नवाज़ शरीफ साहब पे थोड़ी देर रुकी, उसके बाद फिर चली और वो पहुंच गई मोहसिन नकवी साहब पे। फिर अमेरिका से माफ़ी तलाफ़ी होती रही। ये एक शख्स है जो जब भी उसका कोई जवाब देने का बारी आती है, जब भी वो कटहरे में आता है, तो ये वो नफ्सियात है। इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं है, इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। वो एक कहानी घड़ते हैं और जो इल्ज़ाम लगता है या जो सिचुएशन होती है उससे बड़ी कहानी घड़ते हैं ताकि नज़रें सारी हट जाएं और उनकी कहानी पे बात रुक जाए। फिर वो मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस शख्स के ऊपर यकीन करते हैं और इसकी कहानी पे यकीन करते हैं, और वो कहानी जो 4, 5, 10 दिन के बाद झूठी साबित हो जाती है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। ये वो शख्स है जिसकी हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर साइफ़र की माफ़ी मांगी तो वो जब डूबने लगा बयानिया तो फिर कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। फिर लॉन्ग मार्च को इस्लामी टच के साथ जोड़ते जोड़ते फ़ेल हो गया। फिर वो फ़ेल हुआ तो फिर ये कहा कि मैं जेल भरो तहरीक करूँगा, जो जेल बचो तहरीक बन गई। उसको जोड़ते जोड़ते लोगों की शहादतें हुई, सहाफ़ियों की शहादतें हुई, पुलिस वालों की शहादतें हुई, इनके घरों से गोलियां मार के पुलिस वालों की शहादतें हुई। और फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। और तुम चाहते हो, एक मिनट ज़रा जी बात सुन लें, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो गुनाह हैं, तुम जिस कटहरे में हो अदालत के, उस कटहरे से बच जाओ और उस जवाब से बच जाओ। अब साइफ़र का तमाशा कर लिया, लॉन्ग मार्च का तमाशा कर लिया, जेल बचो तहरीक का तमाशा कर लिया, इलेक्शन का तमाशा कर लिया, ज़मान पार्क का तमाशा कर दिया, अदालतों पे धावा बोलना, हमला करना, गाली देना, धमकी देने का तमाशा कर लिया, पुलिस वालों के सर तोड़े, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके। दिल भर गया होगा। ज़मान पार्क से दहशतगर्द निकले, पेट्रोल पंप बम की जो पेट्रोल बनाने की तमाम लवाजमात थे वो निकले, बंटे निकले, गुलेलें निकली, डंडे निकले। दिल भर गया होगा।
پھر جی میں نے جلسہ کرنا ہے, میں نے عدالت نہیں جانا, میری جان کو خطرہ ہے, مجھے قتل کر دیں گے, مجھے گولی مار دیں گے, میں بیمار ہوں, میں بزرگ ہوں, میں 72 سال کا ہوں, میں نے عدالت نہیں جانا, میں نے مینار پاکستان جلسہ کرنے جانا ہے. اس وقت نہ میں بزرگ ہوں, نہ میں بیمار ہوں, نہ میری جان کو خطرہ ہے, نہ مجھے گولی لگے گی, نہ مجھے قتل کریں گے. اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے. صرف عدالت جہاں فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے, جہاں توشہ خانہ کا جواب دینا ہے, جہاں اپنی بیٹی ٹیرین خان کا جواب دینا ہے, وہاں نہیں میں نے جانا. پھر عدالت, پھر الیکشن کرا دو. وہ بھئی ایک شخص ایک ماچس لے کر پورے جنگل کو آگ لگانا چاہتا ہے. اس شخص کی مرضی کے اوپر, اس شخص کی شیطانی عادت کے اوپر, اس شخص کی شیطانی ذہنیت کے اوپر اس ملک کا آئین اور قانون نہیں چل سکتا. اگر تم ملک میں الیکشن چاہتے تھے, اگر تم ملک کے اندر آئین چاہتے تھے, جو تم جس پہ لیکچر آج کل دے رہے ہو, تو پھر تم نے نیشنل اسمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جب جمع تھی اور تمہیں پتہ تھا کہ تم وہ ہار رہے ہو, تو تم نے اسمبلی کیوں توڑی؟ تم نے ڈپٹی اسپیکر, صدر سے کیوں آئین شکنی کروائی, جس کا سپریم کورٹ نے انڈورسمنٹ کر کے بحال کرائی؟ یہ صرف ذہنی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں کل سن رہی تھی 10 نکاتی ایجنڈا. وہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے, وہ 10 نکاتی ایجنڈا میں گورننس ملک کی ٹھیک کر دوں گا. وہ کیسے ٹھیک کرو گے؟ 10 سال خیبر پختونخوا میں رہے ہو, 4 سال وفاق میں رہے ہو, 4 سال پنجاب میں رہے ہو. تو گورننس ٹھیک کرنے کا مطلب جو ہے کہ فرا گوگی اور پنکی پیرنی کو ملک کی گورننس حوالے کر دو گی تو ملک کا گورننس ٹھیک ہو جائے گی, جو تم نے کی. پھر جی میں معیشت ٹھیک کروں گا. وہ معیشت جو تم نے 10 سال خیبر پختونخوا میں کی, وفاق میں کی اور پنجاب میں کی, جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی کے حوالے کی, انڈے, کٹے, مرغیاں, لنگر خانے, معیشت ٹھیک کرو گے. تو اگر کرنی تھی معیشت ٹھیک تو 10 سال خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کی؟ 25,000 کا قرضہ 44,000 ارب پر لے گئے. یہ تم نے اس 10 نکاتی ایجنڈے میں ڈالا ہے. پھر اس کے بعد جی قانون ٹھیک ہونا چاہیے. قانون اس ملک کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہونے کی طرف گامزن ہے جس وقت تم, فرا گوگی, پنکی پیرنی اور تمہارے سارے جو کھلنڈرے, چور اور ڈاکو تمہارے ساتھ تھے, وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. طاقتور کو قانون ایک ہوگا اور غریب کا ایک ہوگا. بالکل ہوگا جس دن تم جیل جاؤ گے, جس دن تم جواب دو گے. اور وہ اب دن دور نہیں, کیونکہ تماشے جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں. اس کے بعد جی میں ڈیٹا بیس بناؤں گا جس سے غریبوں کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی. بالکل ڈیٹا بیس بناؤ گے جس میں پنکی پیرنی, فرا گوگی, شہزاد اکبر, آٹا, چینی, بجلی, دوائی, گیس, چور, ان سب کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ وہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بیس نہ 10 سال خیبر پختونخوا میں بنا, اور نہ 4 سال وفاق میں بنا, اور نہ 4 سال پنجاب میں بنا, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تختی کو بدل کر احساس پروگرام بنایا. اور ڈیٹا بیس موجود ہے. عمران خان صاحب, اس عقل کو ٹھیک کریں. حکومت میں رہ کر گئے ہیں, سلیکٹڈ ہی صحیح, مسلط ہی صحیح. جس پہ احساس پروگرام بنایا آپ نے, تختی ہٹا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, وہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بیس ہے. جس پہ لنگر خانے کھولنے تھے, جس پہ کارخانے بند کیے, معیشت تباہ کی. پھر اس کے بعد صحت کارڈ پروگرام, جو 2014 میں نواز شریف کا صحت کارڈ پروگرام تھا, اس کو صحت کارڈ پروگرام بنا لیا. پھر جوان پروگرام, جو نواز شریف کا یوتھ پروگرام تھا, اس کو اردو میں جوان پروگرام کر کے وہ بنا لیا. وہ بھی پروجیکٹ اگر تختیاں بدل کے چلا لیتے تو ملک میں لنگر خانوں کی ضرورت نہ پڑتی. 10 نکاتی ایجنڈے میں
हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई, पिंकी पीरनी के ज़रूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी की बजाय सिर्फ 4 साल वफाक में पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके चला गया। मईशत ठीक करेंगे, मुल्क की मईशत को बेरोजगारी, महंगाई, सुनामी में डुबो के चला गया। ये दे रहा है 10 नकाती एजेंडे का प्रोग्राम। इस पे 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए तुम्हें कि 10 साल तुम खैबर पख्तूनख्वा में लेकर गए हो, हर फाइल करप्शन से अटी हुई और जवाब नहीं देता। हमसे सवाल होता था कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जवाब दो। अब सारे केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हैं, जहां टांग तोड़ लेता है, सर तोड़ देता है, आइन तोड़ देता है, झूठ बोलता है, बीमार हो जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, 72 साल का बन जाता है, सिर्फ जवाब नहीं देना। उसके बाद कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाएंगे। ओ भाई, फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दो, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग पे खुद काबू पाया जाएगा। वो शख्स जिसने दोनों हाथों से प्राइवेट जेट्स के अंदर पैसे भेजे और पैसे मंगवाए, वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। 190 मिलियन बंद लिफाफे में काबीना से अप्रूव करवाकर उसका जवाब भी नहीं देता, कहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। उसके बाद महंगाई की शरह हो, जो 2% पे खाने पीने की अशिया, 3.7% पे नवाज शरीफ छोड़ के गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। तुमने महंगाई को 16 से 18%, खाने पीने की अशिया की बात करें, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, घी महंगा, रोटी महंगी। IMF का प्रोग्राम किया था, 5 साल कीमतें नहीं बढ़ी थी, बिजली महंगी। उसके बाद बदतरीन खसारे, तरक्की की शरह 6.1% पे छोड़ कर गए थे, खुद इन्होंने रिपोर्ट शाया की। उसके बाद वो तरक्की की शरह पहले मनफी ले गए, फिर ऊपर चली गई। जिस तरह अपने तरक्की और शरह सही होती थी, असासे बदलते गए, बढ़ते गए, फरागोगी के बढ़ते गए, तरक्की की शरह आगे और पीछे होती रही। ये वो शख्स 10 नकाती एजेंडा दे रहा है। उसके बाद जी 10 नकाती एजेंडा जो था ना, वो मईशत भी मैंने आपको बता दिया, अंडे कट्टे और मुर्गियों से ठीक होनी थी। वो अंडे भी मर गए, कट्टे भी मर गए, मुर्गियाँ भी मर गई। ना अंडे मिले, ना कट्टे मिले, ना मुर्गियाँ मिली, ना लंगर खाने मिले।